इन्हें समझ में आती है भगत सिंह की भाषा। दोस्तों, 3 बांग्लादेशी आतंकी भारत में प्रवेश कर चुके थे। इनका मकसद था पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो चुका इनका स्लीपर सेल और जिहादी नेटवर्क को फिर से जीवित करना, खड़ा करना, ताकि बंगाल में अफरा तफरी मचा सके और भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सके। लेकिन खुफिया एजेंसी के नज़रों से ये बच न सके। पहला का नाम था फरीद, जो कि नक्शे पढ़ने में माहिर था। दूसरा नदीम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संचार उपकरण में माहिर था। और तीसरा इमरान, जो कि बम बनाने में माहिर था। और तीनों का टारगेट था कि बंगाल में घुसकर अलग अलग शहरों में छिप जाना और फिर बाद में एक जगह इकट्ठा होना और आतंकी नेटवर्क को खड़ा करना। लेकिन तीनों को ट्रेस कर लिया जाता है। फरीद जैसे ही रूम से बाहर निकलता है, कुछ संदिग्ध आंखें उसका पीछा कर रही थी। उसे समझते देर नहीं लगता है कि वो खुफिया विभाग के जाल में फंस चुका है और वो भागने की सोचता है। लेकिन उससे पहले ही वो संदिग्ध व्यक्ति अपने हाथों में पिस्टल निकाल देता है और बोलता है, हिले तो हिला दूंगा। दूसरा नदीम भी खुफिया विभाग के घेरे में आ जाता है और बंगाल के मुर्शिदाबाद के तंग गलियों में भागने लगता है और एकाएक दोनों तरफ से सुरक्षा एजेंसी उसे घेर लेती है। वो एकाएक भाग कर एक सीढ़ी पर चढ़ता है और छत से छत छलांग लगाने लगता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में छत आपस में बहुत ज़्यादा मिले होते हैं। लेकिन खुफिया विभाग की एक गोली उसके टांग में लगती है और चारों खाने चित, वो भी गिरफ्तार। और तीसरा इमरान, वो तो अभी अपना बैग भी नहीं खोल पाया था और पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। आखिर ये तीनों भारतीय सीमा में प्रवेश कैसे कर गए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही करते रहिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1 जून 2026 से शुरू होती है। जगह भारत और बांग्लादेश बॉर्डर। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर का बहुत लंबा इलाका पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रात का सन्नाटा और बीएसएफ के बहादुर जवान बिल्कुल अलर्ट थे। उनकी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी और हर वो संदिग्ध को तलाश रही थी जो कि अंदर प्रवेश करने वाले थे। क्योंकि दोस्तों, अभी भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर काफ़ी गर्माहट चल रही है। भारतीय बीएसएफ तारबंदी को लेकर काफ़ी सक्रिय है और बांग्लादेशी घुसपैठिए और कट्टरपंथी इस फेंस को काटने पर आमादा है। बॉर्डर का इलाका बहुत लंबा है, कहीं घनी झाड़ी तो कहीं तालाब का रास्ता है, तो कहीं कीचड़ वाला रास्ता, तो कहीं जंगल का इलाका। और इसी का लाभ आज तक घुसपैठिए उठाते आए हैं। और दोस्तों, 3 संदिग्ध छाया बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर अंधेरे में ज़मीन पर लेटा हुआ था। सांसें भी इतनी धीमी ले रहा था कि खुद उसे भी सुनाई ना पड़े। उसकी चौकस निगाहें बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों पर लगा हुआ था। वह एक मौका का तलाश में था कि एक मौका मिले और वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में प्रवेश कर जाए। और ये तीनों का नाम इस प्रकार था। पहला साया फरीद, जो कि नक्शे पढ़ने में काफ़ी माहिर था। दूसरा नदीम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संचार उपकरण में काफ़ी माहिर था। और तीसरा इमरान, जो कि बम बनाने में काफ़ी माहिर था। इन तीनों को भारत में एक टारगेट के तहत भेजा गया था। तीनों बिल्कुल ट्रेंड आतंकी थे और ये एक मकसद के तहत भारत में प्रवेश करना चाहते थे। इनका मकसद था भारत में सुप्त पड़े स्लीपर सेल को जगाना और बिल्कुल ध्वस्त हो चुके जिहादी नेटवर्क को फिर से खड़ा करना और बंगाल में पहले जैसा ही अफरा तफरी मचाना, ताकि बंगाल में गृह युद्ध जैसा स्थिति उत्पन्न किया जा सके और इसका फ़ायदा उठाकर बांग्लादेश से भारी मात्रा में भारत के अंदर घुसपैठ कराया जा सके। दोस्तों, ये तीनों आतंकी सांस रोके बिल्कुल ज़मीन पर लेटे हुए थे और इधर बीएसएफ वाले नाइट विजन डिवाइस लेकर चारों तरफ बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे कि कोई भी गतिविधि हो तो गोली मारने के लिए तैयार थे। और इधर ये तीनों धीरे धीरे रात के 2 बजे रेंगना शुरू करते हैं और ये तारबंदी की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि कीचड़ वाला इलाका में रेंगने लगते हैं। इनके पूरे कपड़े कीचड़ से सन चुके थे, खुद भी पूरी तरह से ये कीचड़ में डूब चुके थे। लेकिन ये हार नहीं मानते, निरंतर चलते रहते हैं, रेंगते रहते हैं। बीएसएफ नाइट विजन से बार बार देख रही थी, लेकिन इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तीनों कीचड़ का हिस्सा बन के रह गए थे। और दोस्तों, 1 घंटा रेंगने के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब ये फेंस के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्होंने वो गलती नहीं की जो और आतंकी करते हैं। इन्होंने तार को नहीं काटा, फेंस को टच तक नहीं किया, क्योंकि ये जानते थे
अगर तार को काटा जाएगा तो भारतीय जासूस अलर्ट हो जाएंगे। इनकी खोजबीन शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द इन्हें पकड़ लिया जाएगा और गोली मार दिया जाएगा। इसलिए ये फेंस को नहीं काटते हैं, बल्कि फेंस के नीचे गीली मिट्टी को हटाना शुरू करते हैं। और तीनों मशक्कत के बाद इतना सा संकरा सा जगह बना लेते हैं कि एक आदमी आसानी से पार किया जा सके। और दोस्तों उसी सकरे गड्ढे से अंदर से वो पार हो जाते हैं और पार होने के बाद वापस उस मिट्टी को वहाँ पर भर देते हैं। अब ये भारत के अंदर प्रवेश कर चुके थे, इनकी धड़कन तेज हो चुकी थी। अब इन्हें डर सताने लगा था कि अगर ये पकड़े गए तो गोली मार दी जाएगी। दोस्तों फरीद अपने पैकेट से प्लास्टिक में बंद एक नक्शा निकालता है जो कि बिल्कुल वाटरप्रूफ था, और नक्शा देखने के बाद एक दिशा में धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है। अब फिर से आध पौने घंटा रेंगने के बाद तीनों खड़े होते हैं और सरपट एक तरफ दौड़ लेते हैं। लगातार 15 से 20 मिनट दौड़ते रहते हैं। फरीद फिर एक जगह रुके नक्शा देखता है और एक मुनासिब जगह देखकर वहाँ पर वो रुक जाता है। और सुबह का धीरे धीरे उजाला शुरू हो चुका था, यानी कि 4:30 बज चुके थे। अब तीनों अपने सांसें नियंत्रित करते हैं और वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ इंतजार था एक व्यक्ति का जो कि भारत में बहुत वर्षों से रह रहा था, जो कि स्लीपर सेल था। क्योंकि उन्हें सूचना मिल चुकी थी बांग्लादेश से 3 ट्रेन जासूस वहाँ पहुँचने वाले हैं जो कि जिहादी नेटवर्क को फिर से जिंदा करेंगे। तभी इन तीनों को दूर से एक जीप आता दिखाई देता है। इन तीनों की धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है। जीप ठीक इन तीनों के पास आकर रुकता है। वो व्यक्ति इनकी तरफ देखता भी नहीं है, सिर्फ आवाज़ निकालता है मुँह से, जल्दी बैठो। तीनों बिना कुछ सोचे समझे वो जीप में बैठ जाते हैं। इन तीनों को बैठते ही जीप बहुत तेज़ी से सरपट भागने लगता है। और ये वही स्लीपर सेल था जिसका नाम सलीम कुरैशी था। रास्ते में तीनों को समझाता है ये भारत है और यहाँ कोई गलती की माफ़ी नहीं होती। अगर थोड़ी भी चूक हुई, कोई भी गलती हुई, तुम्हें गोली मार दिया जाएगा और यहाँ ना कोई तुम्हें पहचानेगा ना कोई बचाने आएगा। दोस्तों ये बात सुनकर तीनों की धड़कन तेज हो जाती है और वो स्लीपर सेल सलीम कुरैशी इन तीनों को समझाता है कि तीनों एक जगह इकट्ठा नहीं होना, मुर्शिदाबाद के और कलकत्ता के अलग अलग ठिकाने पर तीनों चला जाना, कुछ दिन शांति से वहाँ बिताना, उसके बाद फिर से इकट्ठा होना, उसके बाद प्लानिंग करना। और दोस्तों तीनों ऐसा ही करते हैं। सलीम सोलंकी तीनों को लाकर बंगाल में छोड़ देता है। 2 आतंकी मुर्शिदाबाद की तरफ चला जाता है और एक कलकत्ता की तरफ चला जाता है। समय फिक्स कर लिया गया था कि जुम्मे के दिन यहीं आकर फिर से मिलना है, यानी कि उनके पास 8 दिन का वक्त था। और दोस्तों इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिल चुकी थी कि बांग्लादेश से 3 खतरनाक आतंकी बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं या कर चुके हैं। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो में मीटिंग पर मीटिंग हो रहा था, क्योंकि अभी का मोमेंट जो चल रहा है दोस्तों, बड़ा ही खतरनाक मोमेंट चल रहा है बॉर्डर पर। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान अपने सारे नेटवर्क को एक्टिव कर देते हैं। जितना भी उनका खुफिया मशीनरी, खबरी जो भी था, सबको अलर्ट कर देते हैं। चारों तरफ निगाहें तेज हो जाती है। हर वो संदिग्ध को ढूंढा जाने लगता है जो कि बंगाल में नया लगे। और दोस्तों पहला संदिग्ध नदीम नजर आता है जो कि कलकत्ता की तरफ निकल चुका था और एक मुस्लिम किताब वाले के यहाँ रुकना चाहता था। उससे जाकर बोलता है कि चाचा मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना है। वो किताब वाला इन्हें बड़ा ही संदिग्ध नज़र से देखता है। जब ये नाम अपना बताता है कि मेरा नाम नदीम है, तब वो आश्वस्त हो जाता है कि ये तो अपना ही कौम का आदमी है। उसे अपने यहाँ ठिकाना दे देता है और फरीद एक मुस्लिम चाय वाले के यहाँ सेट हो जाता है और इमरान एक छोटा सा मुर्शिदाबाद में होटल चलाने वाला एक मुस्लिम के यहाँ सेट हो जाता है। तीनों ने अपना अपना टारगेट पकड़ लिया था। इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान चारों तरफ भूसे में सुई की तरह इन्हें ढूंढ रहे थे। सबसे पहले नदीम टारगेट में आता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान अपने सीनियर को रिपोर्ट देते हैं कि एक नया चेहरा यहाँ पर दिख रहा है कोलकाता में। आज से पहले इस किताब दुकान पर कोई नहीं दिखता था, लेकिन एक नया लड़का दिख रहा है। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले अपने खबरी को अलर्ट करते हैं और खबरी उन्हें खबर देता है जो किताब वाला चाचा है उसके यहाँ कोई भी नहीं रहता। वो अकेला ही कई वर्षों से रह रहा है, लेकिन ये उसका भतीजा पता नहीं कहाँ से आया। और दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले अलर्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर निगरानी रखी जाने लगती है, क्योंकि इनका टारगेट था तीनों को जिंदा पकड़ना। और नदीम भी बार बार किताब दुकान के बाहर देख रहा था, एक आदमी चक्कर काट रहा है। उसकी निगाहें नदीम के ऊपर ही है। नदीम को शक हो जाता है कि हो न हो ये खुफिया विभाग का आदमी है, और नदीम की धड़कन तेज हो जाती है, माथे से पसीना निकलने लगता है और वहाँ से वो भागना ही चाहता था। तभी वो खुफिया विभाग का आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। नदीम को पक्का विश्वास हो जाता है
कि ये पक्का खुफिया विभाग का है और नदीम की कदम तेज हो जाते हैं। लेकिन तभी वो खुफिया विभाग का जासूस अपना पिस्टल निकाल लेता है। अब बोलता है अगर हिले तो हिला दूंगा। दोस्तों नदीम के चेहरे पसीने से भीग जाते हैं, वो वहीं खड़ा हो जाता है। तब तक कई जासूस चारों तरफ से निकलते हैं और नदीम को ऐसे उठा लिया जाता है दोस्तों जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ ही मिनटों के बाद स्थिति पहले जैसा हो जाती है। किसी को कानो कान पता नहीं चलता है कि नदीम कहाँ गायब हो गया, आसमान निकल गई या ज़मीन खा गया। दोस्तों दूसरा टारगेट था इमरान। वो छोटे से होटल वाले घर में रुका हुआ था, लेकिन एक बंद कमरे में वो कब तक रहता। चारों तरफ सरगर्मी से उन्हें तलाश किया जा रहा था और बंद कमरे में उसका टाइम पास नहीं हो रहा था। वो अपना बैग खोलता है और उस होटल वाले से 2 माचिस की डब्बी मांगता है। और दोस्तों कुछ उपकरण निकालकर और माचिस की तिल्ली पर लगे बारूद से वो छोटा मोटा बम तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी सामग्री ना होने की वजह से बम पहले ही फट जाता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। और खुफिया विभाग कानों में जैसे एक धमक पड़ती है वो अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत पुलिस की टीम वहाँ आ जाती है और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है। जब होटल वाले से पूछा जाता है तुम्हारे घर के अंदर कौन है, दोस्तों वो होटल वाला थर-थर काँपने लगता है और सारी बात बता देता है कि एक नया लड़का आया था, मुझे पैसे की लालच दिया और कुछ दिन मुझे रुकने के लिए अपना घर मांगा। मैं लालच में आ गया साहब, मुझे नहीं पता। दोस्तों दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है। अंदर इमरान घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। जब उसके बैग की तलाशी ली जाती है तो नकली पासपोर्ट, नकली आई कार्ड और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलते हैं जो कि बम बनाने में काम आता है। अब इमरान को भी खुफिया विभाग वहाँ से उठा लेती है। जब इन दोनों को तोड़ पानी किया जाता है, इनसे पूछा जाता है तो फरीद का नाम भी सामने आ जाता है और क्लियर पता हो जाता है कि फरीद भी किसी चाय वाले के यहाँ रुका हुआ है। दोस्तों फिर क्या था, इलाके के सारे चाय वाले पर नज़र रखा जाने लगता है और एक चाय वाला जो कि मुस्लिम था उस पर शक गहरा हो जाता है और खुफिया विभाग चाय पीने के बहाने और घूमने के बहाने उधर ही मर्डरगश्ती करने लगती है। और कुछ ही देर में खुफिया विभाग नज़र से ये बच नहीं पाता है उस चाय वाले घर में भी एक संदिग्ध है। दोस्तों फिर क्या था, एकाएक उस जगह को घेर लिया जाता है। दोस्तों फरीद को समझते देर नहीं लगती है कि खुफिया विभाग उसे घेरना शुरू कर दिए हैं। वो पकड़ा जाए या कुछ हो उससे पहले ही फरीद दरवाज़ा खोलता है और सरपट भागता है। उसके पीछे पीछे खुफिया विभाग के लोग भी भागते हैं और भागते भागते खुफिया विभाग वाले अपना लोकेशन सेंड करते जा रहे थे। अब एक टीम और अलर्ट हो जाती है और सामने एक गली से उसे घेरा जाने लगता है। अब फरीद 2 तरफा घिर चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। दोनों तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हाथों में पिस्टल लिए उसको मारने के लिए बेताब दिख रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आता है और एक सीधा घर में घुस जाता है और दंदनाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर पहुँच जाता है। जब छत का नज़ारा देखता है तो उसकी बाँचें खिल जाती है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में बहुत बड़ा इलाका मुस्लिमों का है और मुस्लिमों के घर आपस में सटे होते हैं। दोस्तों फरीद एक छत से दूसरा छत और दूसरा छत से तीसरा छत ऐसे भागने लगता है, लेकिन कब तक भागता। खुफिया विभाग से बचना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों एकाएक एक छत पर खुफिया विभाग के जवान नजर आते हैं। फरीद उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली कुछ कर पाती उसे पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान गोली चलाते हैं और फरीद के पैरों में गोली लगती है और चारों खाने चित्त छत पर गिर जाता है। उसे भी पकड़ लिया जाता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के कलकत्ता हेडक्वार्टर में इन तीनों को ले जाया जाता है। पहले दिन की मरहम पट्टी कराई जाती है, उसके बाद तीनों को कुर्सी पर बांध दिया जाता है और पूछताछ शुरू होती है कि भाई तुम लोग भारत में किस लिए आए थे। दोस्तों इमरान अकड़ते हुए कहता है कि हम भारत में अपनी मेहमान नवाजी के लिए तो नहीं आए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मारते हैं। अब बोलते हैं ये पता है मुझे भी कि तुम भारत में मेहमान नवाजी के लिए नहीं आए हो और हम भारतीय तुम कुत्तों का मेहमान नवाजी नहीं करते, बल्कि तुम्हें पागल कुत्ते की तरह गोली मार दिया करते हैं। दोस्तों उन तीनों में नदीम काफ़ी डरा हुआ था। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अपना पिस्टल निकालते हैं और फरीद के कनपट्टी पर लगा देते हैं, क्योंकि डर उसके चेहरे पर दिख नहीं रहा था और जानते थे फरीद टूटने वाला चीज़ नहीं है और नदीम जल्दी टूट जाएगा। और नदीम को दिखाते हुए फरीद को गोली मार दी जाती है। एक जोरदार धमाका होता है और फरीद वहीं गिर जाता है। दोस्तों ये देखकर नदीम के छक्कन छूट जाते हैं। उसे चेहरे पर पसीना पसीना दिखने लगता है। उसकी आंखों में मौत साफ दिख रही थी। कहाँ वो भारत में एक नेटवर्क तैयार करने आया था और कहाँ उसके जान के लाले पड़े हुए हैं। तभी नदीम जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि साहब हमें गोली नहीं मारना, जो पूछना है पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगा। तभी ऑफिसर पूछते हैं कि तुम लोग आखिर किस मकसद से आए थे। नदीम बिना रुके बोलता है कि हम यहाँ पर अपने सोए हुए स्लीपर सेल को जगाने आए थे।
एक जिहादी नेटवर्क खड़ा करने आए थे ताकि बंगाल में अफरा तफरी का माहौल खड़ा किया जा सके और बांग्लादेश से घुसपैठ कराया जा सके। क्योंकि जब से बॉर्डर पर फैंस लगना शुरू हुआ है हमारी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। इस काम के लिए हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर पूछते तुम लोग कितने लोग थे? नदीम बोलता है बस हम 3 ही लोग थे। जब ऑफिसर पूछते आखिर तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? दोस्तों नदीम और इमरान एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और थूक निकलने लगते हैं। ऑफिसर तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। दोस्तों तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर फिर से पिस्टल लहराते हैं। नदीम के छक्के छूट जाते हैं और इमरान के कनपट्टी पर पिस्टल लगा दिया जाता है। अब पूछा जाता है कि तुम्हें कौन यहाँ लेके आया? दोस्तों इमरान थूक छटकते हुए बोलता साहब गोली मत मारना, सलीम कुरैशी नामक एक व्यक्ति हमें लेके आया, हमने तो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस किया था। और पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने बॉर्डर क्रॉस किया था बिना तार को काटे। जब बीएसएफ वाले को ये बताया जाता है और बीएसएफ वाले वहाँ जाकर देखते हैं तो सच में पाया जाता है कि वहाँ एक गड्ढा हुआ था, लेकिन उसे भरने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी पता चल रहा था कि यहाँ कुछ देर पहले खुदाई हुई थी। सब बात क्लियर हो जाता है। अब सलीम कुरैशी के बारे में पूछा जाने लगता है, लेकिन दोनों ये बता नहीं पाते सलीम कुरैशी कहाँ रहता है। बस दोनों यही बताते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, वो हम लोग को लेने आया था और लाकर बंगाल में छोड़ दिया था और जुम्मे के दिन मिलने का प्लान था और जुम्मे के दिन ही सारी प्लानिंग सेट होती, लेकिन उससे पहले ही हम लोग पकड़े गए और हमारा एक साथी मारा भी गया। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर बोलते हैं एक साथी नहीं तुम तीनों मारे गए। दोस्तों ये सुनकर नदीम और इमरान एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी वातावरण में दाएं दाएं की 2 आवाज़ गूंजती है और दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनकी कनपट्टी में गोली लगता है और तीनों के तीनों वहीं मर जाते हैं। और दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर बीएसएफ के ऑफिसर को बताते हैं कि बॉर्डर पर निगरानी और बढ़ाओ। उन्हें सारा कुछ बताया जाता है कि उन्होंने कैसे 3 संदिग्ध अंदर से पार किए थे। और दोस्तों बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर और भी अलर्ट हो जाते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर और इन आतंकियों के ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसके साथ ही हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।